नमस्कार, मैं चंदन कुमार उपस्थित हूँ वीर क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल लेकर के। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आप भगवान आप सबों के जीवन में सदैव खुशहाली बरते और यह हिंदू नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामना मैं आप लोगों को देता हूँ। साथियों, आज मैं एक ऐसे लोकतंत्र की क्रांतिकारी, लोकतंत्र का योद्धा, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले योद्धा का जीवन चरित्र लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ, जिनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। साथियों, जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को मंगोल में हुआ था। साथियों, जॉर्ज फर्नांडिस जीवन का, लोकतंत्र का, क्रांति का एक जीता जागता मिसाल था, जो आज हम सबों के समक्ष नहीं है। यह यूट्यूब चैनल वीर क्रांतिकारियों की गाथा बताने के लिए हम लोगों ने बनाया है। जो न जाने हमारे कितने वीर क्रांतिकारी शहीद हुए, लड़ते रहे और लोकतंत्र में भी लोगों के लिए, जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़े। मैं उन सभी वीर क्रांतिकारियों की जीवन परिचय, उनका संघर्ष, उनका बलिदान और उनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य के विषय पर चर्चा करूंगा। साथियों, जॉर्ज साहब का जो जीवन परिचय है, प्रारंभिक समय में जब वो अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर 16 वर्ष की आयु में, प्रारंभिक शिक्षा पास कर 16 वर्ष की उम्र में, जब उन्हें धर्म, जो जिस धर्म से वो थे, क्रिश्चियन धर्म से थे, और उस धर्म की पढ़ाई के लिए उन्हें 1946 से 1948 तक रोमन कैथोलिक पादरी, जो एक चर्च था, जहां प्रशिक्षण के लिए उन्हें भेजा गया था। और वो 1946 से 1948 तक वहां उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, वहां रहे। जब उनका उम्र 19 वर्ष हुआ, 19 वर्ष की आयु में वह उस शिक्षा से, उस परंपरा से, उस रहन सहन से, उस धार्मिक परंपरा से कहीं ना कहीं हताश थे, कहीं ना कहीं वो उससे अनभिज्ञ थे, या उनको उनके हिसाब से वह परंपरा उनको नहीं जच रहा था। इसलिए उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में वह कैथोलिक धार्मिक जो उनकी पढ़ाई थी, वहां से हताश होकर के वो रोमन कैथोलिक पादरी से चले गए, भाग गए। फिर उन्होंने 1949 में एक नौकरी की तलाश में गए। कई जगह उन्होंने नौकरी की तलाश की, उन्होंने मजदूरी किया। मजदूरी करते करते उन्होंने बहुत सारे व्यवस्था को देखा। उन्होंने वापस मुंबई भी गए। लेकिन साथियों, एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ 1949 की। 1949 में लगातार संघर्ष करते करते मंगोल में वो थक गए, तो उन्होंने वहां से मुंबई का रास्ता देखा। और 1950 में जब वो मुंबई पहुंचे, तो वहां पर भीड़ भाड़ की शोर में वो अपने आप को खो गए थे। वो यह नहीं जानते कि हम मुंबई तो आ गए हैं, अब हम यहाँ रहेंगे कहाँ। साथियों, मैं आपको बताऊं, जॉर्ज साहब पब्लिक प्लेस जहां पार्क थे, रात रात भर वहां टेबल पे सोते थे। यहां तक कि उनके जीवन परिचय में यह भी पढ़ने को मिला है कि रात में प्रशासन आते थे, उन्हें उठा के वहां से भगा देते थे, वह सो भी नहीं पाते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का कार्य मिला, पत्रकारिता में, और उन्होंने लगातार उस कार्य को किया। उसी समय मुंबई में जब नौकरी की तलाश कर रहे थे, उसी समय एक सामाजिक, व्यापारिक और लंबे समय से कार्य कर रहे एक संघ की उनको एक संघ था, उस समय छोटा सा संघ था, जो व्यावसायिक व्यापार संघ था। व्यावसायिक व्यापार संघ से उन्होंने जुड़ा और लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1950 से 1960 के दशक तक जॉर्ज साहब ने कई हड़तालों का नेतृत्व किया। उन्होंने लगातार हड़तालें,
मजदूर के लिए मांग, ड्राइवरों के लिए मांग, मजदूर संघ के लिए मांग, कर्मचारियों के लिए मांग, लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष करने का कार्य किया। फिर जब उनको एक सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन में जब उन्होंने अपने आप को जोड़ा, उनका नेतृत्व उन्हें मिला, तो लगातार आंदोलन करते गए। लगातार आंदोलन करते करते वह ट्रेड यूनियन में एक खाता अपनी जगह बनाई साथियों। इस तरह से कई वर्षों तक उस ट्रेड यूनियन के तहत जब उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया, उस लड़ाई का नतीजा यह था कि बड़े बड़े राजनेताओं के, बड़े बड़े राजघरानों के, जो उस समय के राजनेता राजघराने थे, उनके नज़र में जॉर्ज साहब आ गए थे। साथियों, जॉर्ज साहब एक ऐसे हस्ती थे जो मजदूरी करके मजदूरों का मसीहा बने थे, और वह मजदूरों के मसीहा बन करके भारत के तमाम बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए, और वह उस समय के परिस्थितियों को झेला था। साथियों, क्रांति लोकतंत्र में, आज़ादी तो भी क्रांति से मिली, लेकिन इस लोकतंत्र में, अगर इस लोकतंत्र में आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप गांव से हैं, तो आपको इस लोकतंत्र में भी एक क्रांति करने की जरूरत है, और क्रांति करना ही पड़ेगा। अगर आपको आपके हिसाब से कार्य को करना है, अपनी बातों को रखना है, तो एक क्रांति ही करना होगा। इस समय ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। साथियों, जॉर्ज साहब इसी तरह लगातार बड़े बड़े राजनेताओं के नजर में आए। सभी लोग उन्हें पहचानने लगे, जो जॉर्ज फर्नांडिस भी कोई है। वर्ष 1967 में जब उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मुंबई दक्षिण से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट मिला, एमपी की चुनाव लड़ने का उन्हें मौका मिला। वह वर्ष था 1967, और उनको पार्टी ने अपना टिकट दिया था, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। और वहां से जो निवर्तमान सांसद हुआ करते थे, वो एसके पाटिल थे। पाटिल साहब के बारे में अगर कुछ बता दूं, तो पाटिल साहब भी और वहां के लोग कहते थे कि पाटिल साहब को हराना भगवान के हराने के बराबर है। और सोचिए, जो व्यक्ति मुंबई मजदूरी करने के लिए गया हो, जो वहाँ मजदूर हो, जिनके सोने के लिए ऊपर छत ना हो, रहने के लिए उन्हें घर ना हो, ऐसे व्यक्ति ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को हराने के लिए मैदान में उतरे। और साथियों, मैदान में ही नहीं उतरे, बल्कि उस इतिहास को बदल दिया जिस इतिहास पे वह गर्व किया करते थे। जो पाटिल को हराना मुंबई में भगवान के हराने के बराबर है, और उन्होंने उस पाटिल को हराया, और हरा करके 58.5% वहां से मतदान उनको प्राप्त हुआ, और उस मतदान से वह विजय हुए, और पहली बार 1967 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। साथियों, यह नतीजा केवल और केवल क्रांति का था। यह नतीजा केवल और केवल लड़ाई का था, नेतृत्व का था। अपने समाज के शोषित वंचित परिवार से गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों के मसीहा बने जॉर्ज साहब। आंदोलन करके उनकी मसीहा इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भी उस जिंदगी को जिया था। और जब हम आप किसी मजबूरी, किसी मुसीबत की जिंदगी को जीते हैं, उस मुसीबत का, उसके अनुभवों, उसके सभी गुण और अवगुण की अनुभव हमें प्राप्त होती है। साथियों, उसी तरह जॉर्ज साहब लगातार लड़ाई लड़ते रहे, और पाटिल जो कहा करते थे जो भगवान भी नहीं हरा सकता, उन्हें वह हराए। और नतीजा यह हुआ कि एसके पाटिल जी उसी वर्ष अपने राजनीतिक करियर से संन्यास ले लिए। ऐसे थे हमारे जॉर्ज साहब, और आज मैं उनका गाथा, उनकी जीवन परिचय आप सबों के बीच रख रहा हूं। मैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। अगर मैं जॉर्ज साहब के पद चिन्हों पर चलूं, तो मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा, क्योंकि एक मिसाल जो मजदूरी करके, मजदूर बन के भारत के तमाम बड़े बड़े पदों पे आसीन हुए, और आसीन ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कार्य को भी उन्होंने संपादित किया। ऐसे जॉर्ज साहब आज हम सबों के बीच नहीं है। इसलिए हम उन सभी वीर क्रांतिकारी जिन्होंने लोकतंत्र में आज़ादी के समय भारत ही नहीं तमाम विश्व में देश की आज़ादी के लिए और क्रांति
का जज्बा जिन्होंने बोया, उन सभी क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद करता हूँ और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। उसी कड़ी में मैं जॉर्ज साहब की जीवन गाथा आप सबों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जब एस के पाटिल को उन्होंने हराया, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 1974 में ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। 1974 में ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन के उन्हें अध्यक्ष भी चुना गया। और 1974 का अगर आप इतिहास जानेंगे तो जब रेल मजदूरों को, रेल के कर्मचारियों को, उनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था, दिक्कतें हो रही थी, तो भारत में सबसे बड़ा रेल आंदोलन, रेल चक्का जाम जॉर्ज साहब ने किया था। और उसको तिल मिला करके उस समय की वर्तमान सरकार ने इस चीज को देख करके बहुत ही क्रोधित हुए। और विश्व का, भारत का, हमें लगता है कि भारत की पहला ऐसा हड़ताल था जो संपूर्ण हड़ताल था। संपूर्ण कर्मचारी, संपूर्ण मजदूर, सभी लोग हड़ताल पे चले गए थे और रेल का सही चक्का जाम पहली बार 1974 में उन्होंने किया था, जब वह ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। तो और उसके बाद इमरजेंसी हुई। आप सभी जानते हैं इमरजेंसी के समय किस तरह से हुआ। इमरजेंसी के समय उन्हें, वो भी छिपते फिरे सरकार, कई सारे राजनेताओं को पकड़े, इन्हें भी ढूंढते ढूंढते कोलकाता में आखिर पकड़ ही लिए। और जब इनका गिरफ्तारी हुआ, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और इन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो इनकी हत्या करने की साजिश थी। उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे कई महान देश के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जी को फोन करके बताया कि अगर जॉर्ज फर्नांडिस को कुछ हुआ तो विश्व में यह बात पर चर्चा होगी और आंदोलन हो जाएगा। इसलिए न जाने यह सच्चाई है या इसे इतिहासकारों के द्वारा बनाया गया है, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा लिखी हुई इस शब्दों को मैं पढ़ता हूँ। ऐसे हमारे जॉर्ज साहब थे, आंदोलन का यह मिसाल थे। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का, एक मजबूती से रखने का, अपने समाज के, अपने वंचित लोगों को हक दिलाने के लिए, मजदूरों को हक दिलाने के लिए इनको एक मिसाल बनाया गया। मिसाल कहा करता था। उसी समय तरह तरह के नाम उनको दिया गया। उसी समय इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुई तो उन्हें, और एक घटना में और आपको बताता हूं साथियों, जब 1950 के दरमियान वह मुंबई गए और 1950 के दरमियान में जब वह उन्होंने एक उस संघ के नेतृत्व किए, हड़ताल किए, 1950 में उनकी मुलाकात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े जनक थे, उनसे हुआ। साथियों, लोकतंत्र के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से इन्होंने मिला, उनके विचार, उनके आदर्शों पे चलना प्रारंभ किया और लगातार उनके आदर्श पे चल करके सामाजिक क्रांति करना स्टार्ट किया। समाजवाद की नारा, वहां से समाजवाद का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। उसी समाजवाद की नारा को लेकर के, सबका साथ सबका विकास को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा था और लगातार बढ़ते बढ़ते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, कई सरकार बने जिसमें इन्होंने अहम पद पे रहा, जैसे उद्योग मंत्री के तौर पे, रेलवे मंत्री के तौर पे, रक्षा मंत्री के तौर पे। जब एक वाक्य है, जब उद्योग मंत्री थे तो भारत में कोको कोला कंपनी आई थी। जब इन्होंने सर्वेक्षण किया, जांच किया, तो पाया गया जिस मापदंडों पे कोको कोला कंपनी को भारत में रहना चाहिए था, उस मापदंड पे वह नहीं है। तत्काल उस कोको कोला कंपनी को भारत से जाने का इजाजत दिया गया और उसे भारत से जाना ही पड़ा, क्योंकि जिस मापदंड, जिस नियमावली के अंतर्गत वह भारत में रह रहे थे, वह गैर कानूनी था। वह भारतीय परंपरा, भारत के संविधान और भारत के उद्योग नीति के आधार पर नहीं था। और यह फैसला था उनका और बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने। जब वह रेल मंत्री बने तो सभी रेल मजदूरों को, जिस लड़ाई के लिए उन्होंने लड़ाई स्टार्ट किया था, 1974 में रेल रोको आंदोलन किया था, रेल जाम आंदोलन के संपूर्ण बंद का आंदोलन किया था, उस रेल कर्मचारी को, रेल मजदूरों को वह सारी हक दिलाने का कार्य किया जब वह रेल मंत्री थे। साथियों, जब वह रक्षा मंत्री बने, उस समय का वाक्य मैं बताता हूँ। उनके रक्षा मंत्री के नेतृत्व में परमाणु का प्रशिक्षण किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे और यह रक्षा मंत्री थे। कारगिल का युद्ध था साथियों, एक वाक्य है, कारगिल के युद्ध में
उस युद्ध में इन्होंने सियाचिन ऐसे ग्लेशियर पे अपने शोल्डर के बीच, अपने जवानों के बीच जाया करते थे और उन्हें हौसला दिया था। साथियों, इस तरह से हमारे जॉर्ज साहब का यह क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी वीर को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबों के बीच भारत के वीर क्रांतिकारी, भारत के वीर लोकतंत्र के योद्धा, लोकतंत्र के वीर योद्धा क्रांतिकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले जॉर्ज फर्नांडिस जी का मैं आज जीवन गाथा बता रहा था। और इस दरमियान करीब 9 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए, राज्यसभा के सदस्य चुने गए, और एक ऐसा दिन आया वर्ष 2019, 29 जनवरी 2019, जब वह मैक्स अस्पताल मुंबई, नई दिल्ली में उनकी आखिरी सांस ली गई और वह हम सबों के बीच, हम सबों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ऐसे क्रांतिकारी को मैं इनकलाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और ऐसे वीर क्रांतिकारी की जीवन गाथा में आप सबों के समक्ष रखकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। इस तरह से हम तमाम क्रांतिकारियों की वीर गाथा, जो कहीं ना कहीं इतिहास में भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, उनके बारे में बताएंगे और आप सबों के समक्ष मैं वह सब बातों को लेकर के आऊँगा। आप सबों से मैं विदा चाहता हूँ और आप सबों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि यह यूट्यूब चैनल, नए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और आप सबों के समक्ष हौसला के साथ ही सभी वीर क्रांतिकारियों की गाथा लेकर के आऊँगा और आप सभी लोग हौसला दें, हमें मजबूती से सहयोग करें। इन हमारे यूट्यूब चैनल वीर क्रांतिकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो वह भी हमें लिखें, और कौन सी ऐसी क्रांतिकारी की जीवन गाथा आप जानना चाहते हैं इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप सबों के बीच मैं उपस्थित रहूँगा। प्रत्येक दिन आप सबों के बीच में एक क्रांतिकारी की गाथा लेकर के उपस्थित रहूँगा। और वीर क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।